हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फोटोसिंथेसिस की साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को पढ़ेंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन से मतलब है कि जब लाइट की प्रेजेंस के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जब एटीपी का निर्माण होता है उसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और अगर लाइट की प्रेजेंस में होता है तो उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जैसा कि ये वर्ड दिखा रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब अगर यह चक्रीय या साइक्लिक मैनर में होता है तो उसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहली वाली जो इक्वेशन है, जैसा कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल 6 यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लिए हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन जो रिलीज़ हो रही है उसको जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया तो ये पाया गया कि ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है, क्योंकि हम इसमें इसी फोटोसिंथेसिस के अंदर ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर पता चलता है कि जो रिलीज्ड ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो उसी इक्वेशन को दूसरे रूप में जब हम देखते हैं, दूसरे रूप में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल डबल हो गए हैं, यानी कि 12H2O मॉलिक्यूल्स हैं। 6 CO2 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहे हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं और साथ के साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है। तो इससे पता चलता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है वो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनसे रिलीज़ हुई है। अब इसी को हम जब देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं फोटोसिंथेसिस के। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें 2 चरण होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, जो भी एसिमिलेटरी पावर्स होते हैं, एसिमिलेटरी पावर को बनाना होता है, जिसमें कि एटीपी आते हैं, एडीपी प्लस पीआई, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिलने से एटीपी बनता है, और वहीं दूसरी ओर NADP प्लस H मॉलिक्यूल के बनने से NADPH2 बनता है। तो इस तरह से जो 2 पावर्स बन रहे हैं वो लाइट रिएक्शन में बनते हैं। और लाइट रिएक्शन में भी इसके 2 पार्ट्स हैं, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत कौन सा स्टेप आता है वो आपका निर्धारित करता है कि ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। जैसे कि एटीपी का निर्माण जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है, और NADPH2 जो नॉन साइक्लिक है उसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर और NADPH2 का निर्माण होता है, ATP, NADPH2 और फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये जो मुख्य प्रक्रियाएं हैं वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या मॉलिक्यूल में जब लाइट जाती है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक तो सेंटर होता है, जैसे P700 सेंटर है, एक्टिव सेंटर है, और उसके नीचे हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, तो जो कि अलग अलग वेवलेंथ लेते हैं। पहले वाले वीडियो में हमने विबग्योर भी पढ़ा था कि किस तरह से लाइट के अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं, और हम प्लांट जो है यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं, जिनमें क्लोरोफिल A, B और कई सारे कैरोटीन्स होते हैं, जिसमें कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स, ये सब होते हैं जो कि सभी पिगमेंट्स मिल करके अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और P700 सेंटर तक पहुंचाते हैं। तो ये जो P700 सेंटर के पास जब इतनी ज़्यादा वेवलेंथ की या फोटॉन्स की जो लाइट एनर्जी है वो पहुंचती है, तो वो क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है।
और वो एक्साइटमेंट में अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिलीज़ करता है। अब यहाँ देखिए, अपने को पता है जो एटम होता है उसमें बाहर इलेक्ट्रॉन्स, सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल है उसमें एक्साइटमेंट होता है, एनर्जी वो रिसीव करता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होंगे, और वो पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में था, अब वो किस में हो गया, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड से स्टेट से वो क्लोरोफिल स्टार यानी कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है। अब कोई भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट बेसिकली क्या होती है, अनस्टेबल स्टेट होती है, और हर मॉलिक्यूल अपनी स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करता है जितनी जल्दी हो सके। तो ये भी विद इन फ्यू सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर अपनी एनर्जी को इस तरह से लिबरेट करता जाता है और वापस एक ग्राउंड स्टेट की पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो ये ही पूरा कॉन्सेप्ट है। अब जब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए सबसे पहले नीचे रिएक्शन सेंटर जो था यहाँ पर पहला वाला, वो P700 है। हाँ, आपको दिख रहा है नीचे, ये P700 है। इसमें यहाँ पर इसने लाइट रिसीव करी, लाइट यहाँ पर इसको पड़ी, और ये P700 के जो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स थे वो एक्साइट हुए, ने लाइट जो है वो P700 को दी, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट हुए, और वो उन्होंने क्या किया, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया। ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो FD या फेरेडॉक्सिन के पास पहुंचता है। फेरेडॉक्सिन एक आयरन और सल्फर रिच कंपाउंड होता है जिसके पास ये पहुंचता है, और जब यहाँ पर पहुंचता है तो उसके बाद ये एक रन डाउन जर्नी स्टार्ट होती है इसकी, और रन डाउन जर्नी की वजह से ये अलग अलग इसको कंपोनेंट्स है जिनके पास ये जाता है, जिनमें से साइटोक्रोम के B6 और F, B6 और साइटोक्रोम F दो कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होते हैं, और जिनके बीच में ADP और PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं, और उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ATP का निर्माण होता है। तो अब आप यहाँ चित्र में देखिए कि सबसे पहला वाला फेरेडॉक्सिन ने, अब वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था वो नीचे की तरफ जर्नी मूव करता है, और साइटोक्रोम B6 जो यहाँ पर है उसमें ये पहुँचता है। जो अपना इसका नीचे की तरफ का जो मूवमेंट है वो उसकी वजह से यहाँ पर देखिए ADP और PI हैं, और वो कन्वर्ट हो गए ATP में। और सेम यही प्रक्रिया होती है जब साइटोक्रोम B6 से वो इलेक्ट्रॉन वापस नेक्स्ट साइटोक्रोम यानी कि साइटोक्रोम F के पास पहुंचता है, तब भी एक ADP और PI जो हैं वो जॉइन होते हैं और ATP का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करता जाता है, और रिलीज़ करते करते एनर्जी रिलीज़ करने की वजह से वो ATP का निर्माण करता चलता है, और एंड में जाकर वो प्लास्टोसाइनिन PC यानी कि प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है, और अल्टीमेटली वापस वो इलेक्ट्रॉन जो है जिसने अपनी सारी एनर्जी रिलीज़ कर दी है वो वापस ग्राउंड स्टेट में पहुंच गया है, और P700 में जाकर वापस मिल जाता है। इस तरह से ये साइकिल अपनी पूरी करता है, और पूरी साइकिल पूरी करने पर वो ATP का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो पूरी प्रक्रिया है उसमें ATP का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर जो ATP सिंथेसिस है वो बेसिकली दो ATP का निर्माण आपने देख लिया। यहाँ पर एक ATP यहाँ पर बना जो कि फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के बीच में, और एक साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच में दो ATP का निर्माण होता है। दूसरी ओर एक चीज़ और है कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो आपको ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं जिनके अंदर फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है यानी कि एनर्जी ATP का निर्माण जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से होता है। तो इसको
समझते हैं हम। और इसी के आगे वाला जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार जो यहाँ से एक्साइट हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो निकला गया इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये पुनः P700 के पास नहीं पहुंच पाता और वो एक दूसरा पाथवे अपनाता है और वो मूव करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन है वो पुनः उसके पास आ जाता है।